अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया ना, ये दोनों क्वेश्चंस या एक और नया लिखा था, वो सभी तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके से हो रहे थे। इसको और कैसे कर सकता हूं वो ध्यान से देखना। अब देखो जैसे यही वाला है, देखो NCN प्लस N+1CN प्लस N+2CN प्लस 2NCN। क्लियर दिख रहा है ना? ओके, 2NCN प्लस N+1CN एंड सो ऑन, ये जो भी है अपना ऐसे लिखा जाएगा। ओके, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना एक चीज इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NC0 N+1C1 N+2C2, ये हमने देखा ही था पहले भी, 2NCN। तो जब नंबर जो नीचे का सब्सक्रिप्ट है वो इंक्रीज करता जाए या कांस्टेंट रहे, बोथ आर सेम थिंग। मैंने बताया ये कहां से आया, NCN-R से। NCN-N क्या होगा, 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम है, इतना तो सबको पता चल रहा होगा। ओके, तो सॉल्व कैसे करना है, मैं ये कह रहा हूं कभी भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया आपको क्वेश्चन में, तो उसको ऐसा बनाओ सबसे पहले, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, कभी भी ऐसा दिया जाएगा तो उसको कैसा बनाए, ऐसा जिसमें नीचे का जो सब्सक्रिप्ट है वो कैसा चले, कांस्टेंट। ठीक है, और फिर एक तरीका तो हमने देख लिया कि जब नीचे का सब्सक्रिप्ट कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं। तो सबसे पहली टर्म का जो ऊपर का सब्सक्रिप्ट है वो तो सेम रहेगा और नीचे के सब्सक्रिप्ट से एक ज्यादा, मतलब जैसे इस केस में अगर बात करूं तो NC1 को प्लस और माइनस करना होता है, सही है। इस केस में अगर बात करूं तो क्या करूंगा, NC1 को प्लस और माइनस कर दूंगा, या तो ऐसे, या मैंने एक दूसरे तरीके से बताया था उससे भी कर सकते हो। कैसे ही करोगे आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं ये कह रहा हूं, मैं एक अलग तरीके से सोचने की कोशिश करूंगा। तो कभी आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दिया जाएगा तो आप इसको पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, कैसे, NCN N+1CN N+2CN एंड सो ऑन 2NCN। ऐसा दिया जाएगा तब भी ऐसे ही, और ऐसा ऑलरेडी ऐसा ही दिया गया है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से देखना। अब मैं इस चीज को ऐसे बोलूंगा, ध्यान से, इट इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इट इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, क्योंकि नीचे ना n है, हर एक में नीचे n है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर n। 1 प्लस x की पावर n में n, वो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, NCN होगा कि नहीं। 1 प्लस x की पावर n में x की पावर n जो कि हाईएस्ट पावर है इसकी, उसमें n का कोफिशिएंट क्या होगा, NCN, मतलब x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, NCN। समझ आ रहा होगा। प्लस 1 प्लस x की पावर n+1, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस एक्सप्रेशन, 1 प्लस x की पावर n+1 में क्या होगा, N+1CN। सही है, बिल्कुल। 1 प्लस x n+2, भाई कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x टू द पावर n+2 कितना होगा, N+2CN, N+2CN। तो वही चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n प्लस प्लस प्लस, लास्ट में क्या आएगा, 1 प्लस x की पावर 2n, 1 प्लस x टू द पावर 2n। क्लियर, ओके। अब क्या करें, देखो कोफिशिएंट निकालें x की पावर n का इन दिस, वही आंसर आ जाएगा इसमें पूरे में x की पावर n का। अलग अलग निकालोगे तो ये आएगा NCN, ये आएगा N+1CN, ये आएगा N+2CN एंड सो ऑन। तो वो तो क्वेश्चन ही था। अब इसे कंबाइन कर रहा हूं, कैसे, दे आर इन GP,
if you can see. This upon this is 1 plus x, this upon this is also 1 upon x and so on. ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि दे आर इन जीपी, ये तो बात कंफर्म हो गई है. तो जीपी का फॉर्मूला लगाते हैं. तो फर्स्ट टर्म, फिर 1 प्लस एक्स आर की पावर एन होता है ना, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. क्लियर? तो r कितना है हमारा 1 प्लस एक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स देखो यहां पे क्या है n प्लस 0, ये फिर क्या है n प्लस 1, n प्लस 2, और ये क्या है n प्लस n. तो कहां से कहां तक, 0 से n तक गया. स्टार्ट कहां से हुआ, n प्लस 0, फिर n प्लस 1, n प्लस 2, कहां तक गया n प्लस n. तो 0 से लेके n तक कितना होता है n प्लस 1. तो जीपी में यहां पे क्या आता है, नंबर ऑफ टर्म्स. कुछ लोग मैक्सिमम लोग और n लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान रखें क्या आएगा, जबकि n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं. तो r टू द पावर n जो होता है अपॉन क्या, r माइनस 1 दैट इज 1. ओके ग्रेट. तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n फाइंड करना है. ध्यान से देखना, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं. 1 प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन में क्या है x, अपॉन में क्या है x. ठीक है, ओके ध्यान से देखना. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकालना है ओवरऑल. किस में से, इसमें से, पूरे में से किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर n का. अभी ध्यान से समझना ये बात. तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा करो, इतने में से, ऊपर वाले में से कोफिशिएंट ऑफ n प्लस 1 निकाल लो. कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, x टू द पावर n प्लस 1 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा. क्यों, देखो जब इसमें से x की पावर n प्लस 1 निकालोगे आप, और नीचे क्या है x, तो x की पावर n प्लस 1 और सारी टर्म x से डिवाइड हो जाएंगी. जब इसे एक्सपेंड करोगे, मान लो इसको एक्सपेंड करोगे, तो इसमें अलग अलग टर्म आएंगी. मुझे कौन सी चाहिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए. तो मैं कह रहा हूं ओनली अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो इसमें x की पावर n प्लस 1 का जो कोफिशिएंट होगा वो पूरे में x की पावर n का कोफिशिएंट बनेगा. क्यों, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन में जितनी भी टर्म्स होंगी वो हर एक टर्म x से डिवाइड कर दी जाएगी. और जैसे एक टर्म इसमें आएगी x की पावर n प्लस 1, तो वो जब x से डिवाइड होगी तो क्या बनाएगी, x की पावर n. क्लियर? तो ध्यान रखें, कभी भी नीचे x आए या x स्क्वायर आए या x क्यूब आए, उसी हिसाब से यहाँ के कोफिशिएंट को निकाला जाता है. मान लो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ना x स्क्वायर होता, मान लो क्या होता है यहाँ पे x स्क्वायर, तो मैं ऊपर से किसको निकालता, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस 2. किसको, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस 2. इस एक्सप्रेशन में से, इसके एक्सपेंशन में से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस 2 निकालता, क्योंकि जब x की पावर n प्लस 2 को x स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा तो x की पावर में कौन बचेगा, n. ठीक है, मुझे x की पावर में n ही चाहिए था. क्लियर? ओके. लेकिन यहां पे तो x की पावर क्या थी, 1, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं. ध्यान से देखना ये, ठीक है ना. मैं लिख सकता हूं, लेट्स जस्ट फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस 1 इन 1 प्लस एक्स टू n प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n. ऊपर क्या लिखा होता है n, नीचे क्या कर दिया n प्लस 1. जो इसमें, इस एक्सप्रेशन में जो x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट होगा वो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर n का कोफिशिएंट है, क्योंकि x से डिवाइड किया गया है. इसको x से डिवाइड करूंगा तो x की पावर n ही बचेगा. क्लियर? ओके. अब ध्यान से देखना, एक लाइन में अब आंसर आने वाला है. ध्यान से देखो, x की पावर n प्लस 1 चाहिए ना आपको,
क्लियर? इसके एक्सपेंशन अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें क्या क्या पावर आएगी, x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 2n+1। मुझे तो क्या चाहिए, n+1, तो निकाल लो। बताओ इसमें n+1 का कोफिशिएंट क्या होगा, होगा 2n+1 cn+1, होगा कि नहीं होगा? भाई अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो ऐसे देख लो, 1 + x की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR होता है या नहीं? 1 + x की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR। सिमिलरली 1 + x की पावर 2n+1 में अगर मैं पूछूं x की पावर n+1 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो दैट विल बी 2n+1 cn+1। क्लियर? ओके। अच्छा, माइनस इस पूरे एक्सप्रेशन में देखना है ना हमें x की पावर n+1, तो ये तो यहां से आया, अब यहां से कितना आएगा, 1 + x की पावर n में x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, n, तो n+1 तो मिलेगा ही नहीं। सही है? तो यहां से n+1 नहीं मिलने वाला और आंसर यहां पे लिख दोगे 0, इसका 0। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, 2n+1 cn+1। दैट्स ऑल। यही तो आंसर था हमारा जब हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया था। ऐसे ही यहां से भी आ गया। क्लियर है? ओके। अब फिर भी कुछ चीजें अनक्लियर होंगी शायद, तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार जल्दी से मैं इसी तरीके से तुम्हें करके दिखा रहा हूं। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ये भी तरीका आना जरूरी है। ओके, सो गाइस देखते हैं जल्दी से। दिस वन 15c4, 16c4, 17c4 एंड 23c4। देखो ये तो 4 4 कांस्टेंट दे दिया, अगर ना देते तो कैसे दिया होता, 15c11, ठीक है, फिर 16c12, फिर 17c13 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता। कहाँ तक, 13c19 तक। ठीक है, तो उसको आप फिर क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट में चेंज कर लेते हैं, मतलब इस फॉर्म में बना लेते हैं। अगर वैसा दिया होता तो हमें तो मेन यही फॉर्म चाहिए होती है। इससे अब ध्यान से देखो, इसे मैं लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट दी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। x की पावर 4 का कोफिशिएंट है, ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि नीचे सबस्क्रिप्ट देखो क्या है, 4, तो उसी का x की पावर में वही जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 + x की पावर क्या, 15, 1 + x की पावर क्या, 16 एंड सो ऑन। कहां तक, 1 + x की पावर क्या, 23। इनका समीशन ही तो है। इसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये, इसमें क्या होगा, ये, अगले में ये, फिर ये एंड सो ऑन। ठीक, समझ आ गया। जीपी में पता है हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, जल्दी से निकालो। 1 + x की पावर 15 फर्स्ट टर्म, r कितना, 1 + x की पावर कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 15 से 23 कितना होगा, तो कुछ लोग कहते हैं 15 - 23, ऐसे ही कहेंगे 8, लेकिन 15 भी इंक्लूडेड होता है, ध्यान रखा करें। अगर मैं कहूं 2 से लेके 7 तक कितने नंबर हैं, तो आप करेंगे 7 - 2 + 1, 7 - 2 + 1 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6। देखो 2 3 4 5 6 7, तो 7, 2 से 7 कितने हुए, 6, तो 7 - 2 + 1 करना पड़ा या नहीं। सिमिलरली 15 से 23 तक कितने होंगे, तो 23 - 15 + 1, 23 - 15 + 1 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 होंगे। -1 1 + x -1। ओके, तो ध्यान से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन, अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 + x की पावर कितनी, 24 माइनस 1 + x की पावर कितनी, 15 अपॉन में x। इस x को हटा सकता हूं मैं, बताया था अभी, और लिख सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, एक ज्यादा, इन दिस, वही होगा x की पावर 4 इन ओवरऑल,
क्योंकि हर एक पावर x से डिवाइड हो जाएगी और x की पावर 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब x से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 में। तो जस्ट ऊपर वाले में x की पावर 5 का कोफिशिएंट ढूंढ लो, वही आपका आंसर होगा। क्या आएगी 24c5, 24c5 x की पावर 5, यहाँ पे -15c5, तो क्या 24c5 -15c5 आंसर। क्लियर, ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। और क्या लिख सकते हो 24c19 15c10 लिख सकते हो। तो एक बार मैं क्रॉस चेक करने जा रहा हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। x की पावर 4 है, ये आ गया। तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 1 + x टू द पावर 15 और r आ गया 1 + x की पावर 9 - 1 अपॉन दिस। तो 15 + 9 हो गया 24 एंड सो ऑन दिस। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 हम ढूंढने आ गए इसमें। जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 ढूंढा, वो कितना है 24c5 -15c5। ऑब्वियसली इसके अंदर x की पावर 5 होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर फाइनल। ओके, और ठीक है बिल्कुल। ओके, तो ऐसे भी किया जाता है क्वेश्चन को। चलिए अभी इसे जल्दी से नोट कर लें आप। ओके, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द कोफिशिएंट ऑफ rth, r + 1th, r + 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to 1 + y to the power m are in AP, then find the relation between m and n। फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड r होगा, m एंड r, ठीक है। m और r के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो जल्दी ये देखेंगे 1 + y की पावर m में rth टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म क्या होगा r - 1 एंड r + 1 टर्म दैट इज r एंड r + 2 दैट इज r + 1 एंड दे आर इन व्हाट GP, दे आर इन सॉरी AP में दिए गए हैं। मतलब 2 टाइम्स ऑफ MCR इक्वल टू MCR - 1 प्लस MCR + 1। क्लियर, ये आ गया। ओके, देखते हैं। अभी देखना पड़ेगा 2 MCR -1 और MCR + 1। अब इसमें हमें फॉर्मूलाज कुछ अप्लाई करने हैं, तो वो कैसे करें वो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये MCR -1, इसमें अगर मैं MCR ऐड कर दूं तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरली इसमें अगर मैं MCR ऐड करूं तब भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला सेम होना चाहिए और नीचे वाले में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। यहां पे भी 1 का डिफरेंस है, यहां पे भी 1 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपने 2 को यहां पे ऐड किया है तो यहां पे भी तो करना पड़ेगा ना। तो 2 टाइम्स ऑफ MCR यहां भी करना पड़ेगा। ये क्या बनाएगा 4 टाइम्स ऑफ MCR इक्वल टू, ये मिलके क्या बनाएगा M + 1 CR, और ये क्या बनाएगा M + 1 CR + 1। बड़े वाला लेते हैं ना। क्लियर, ओके। तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ MCR, ये मिलके क्या बनाएगा, ऊपर के तो सेम है तो ऊपर वाले में एक ऐड होता है और नीचे वाले का बड़े वाले ले लेते हैं +1। तो M + 2 CR + 1। फाइनली ये आ गया हमारा आंसर। तो MCR में रिलेशन फाइंड करना था, तो ऐसे देख लो, MCR को लिख सकता हूं M फैक्टोरियल R फैक्टोरियल M - R फैक्टोरियल, और इसे लिख सकता हूं M + 2 फैक्टोरियल R + 1 फैक्टोरियल एंड दिस माइनस दिस दैट इज M + 1 - R फैक्टोरियल, M + 1 - R फैक्टोरियल। क्लियर। तो यहां पे अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसे बहुत अच्छे से। और कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड कम पड़ गया थोड़ा,
फॉर m फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, r फैक्टोरियल m माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू m+2 को लिख सकता हूँ m+2 m+1 इंटू m फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कट गया है इसलिए ऐसा किया है। r+1 को लिख सकता हूँ r+1 इंटू r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल कट गया है इसलिए ऐसा किया है। ये देखो ये है m माइनस आर प्लस 1 और ये क्या है m माइनस आर, तो ये इससे एक ज्यादा है तो इसको मैंने लिख दिया m+1 माइनस आर इंटू m माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि ये कट गया है इसलिए। तो देखो फैक्टोरियल वाले सब कट गए, ठीक है। अब फाइनली क्या बचा यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। एंड दैट इज इधर 4 है, इधर है m+2 इंटू m+1 अपॉन r+1 इंटू m+1 माइनस r, दैट्स ऑल। यही रिलेशन है m और r में, क्लियर। अब ऑप्शंस में कैसा दिया जाए उसे तो तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे जहां से मैंने एक क्वेश्चन देखा है वहां पे m में क्वाड्रेटिक बनाई गई थी और 4 ऑप्शन में ना m में क्वाड्रेटिक दी गई थी, तो बिल्कुल दिख रहा होगा आपको m में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना और m में क्वाड्रेटिक बना लेना, मतलब m² को एक तरफ रखना, उसी तरफ m को भी रखना और फिर कांस्टेंट टर्म, मतलब उस हिसाब से लिख लेना। m को में क्वाड्रेटिक बनानी है आपको, दिख जाएगा। तो जस्ट मेन चीज क्या थी कि क्वेश्चन को कैसे सोचना है। यहाँ पे r-1 था, यहाँ r+1 था, इसके बीच में r आता है और r एक ऐसा है जो इसके साथ भी 1 के डिफरेंस पे है और इसके साथ भी 1 के डिफरेंस पे है, तो मैंने क्या किया दोनों में ये ऐड कर दिया, सही है। तो इधर भी ऐड करना पड़ा, तो चीजें बहुत इजी हो गई। देखो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जल्दी से पॉज करो और नोट करो। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ये क्या है देखो ध्यान से, 18CR-2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 18CR-1 प्लस 18CR ग्रेटर देन इक्वल टू 20C3, ठीक है, ये होना चाहिए। तो क्या करूं भाई, मुझे सिंप्लीफाई करना है और R की कंडीशन निकालनी है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ R बतानी है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ R, R कहां से कहां तक लाई करता है, तो ध्यान से देखना। अच्छा है, पहले तो इसे सिंप्लीफाई करूंगा, जिस पे भी 2 रहता है पता ही है तुम्हें, उसे अलग अलग कर लेते हैं, फायदा हो ही जाता है हमेशा। ध्यान से देखना, ये मिलके क्या बनाएंगे, डिफरेंस 1 का है या नहीं, ऊपर सेम है, ऊपर एक ऐड होता है नीचे बड़े वाला ले लेते हैं, दैट इज r-1। ऊपर एक ऐड होता है नीचे कौन ले लेते हैं, बड़े वाला। फिर से वही 20CR ग्रेटर देन इक्वल टू 20C3। तो कुछ लोग इसे देखते ही एकदम बोल देंगे R शुड बी ग्रेटर देन 3, वो गलत कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में आपको पता है बहुत अच्छे से, कैसे बढ़ते हैं ये। अगर ऊपर का सबस्क्रिप्ट 20 हो तो कैसे चलता है काम, देखना ध्यान से। फिर 20C1 उससे बड़ा, 20C2 उससे बड़ा, एंड कहां तक 20C10, सही है। फिर 20C11 उससे बड़ा हो जाता है। यहां पे आती है दिक्कत, मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म या मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो मैक्सिमम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। मैंने ये नहीं बोला कि मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट होती है, वो तो हमने पढ़ा है कब होती है क्या होती है, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज मैक्सिमम, सही है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज मैक्सिमम 10C10 और 20C10। अगर बात करूं 20C11 तो वो 20C10 से छोटा होता है, फिर आगे तक बात वही रहेगी, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 20C12, 20C13 एंड सो ऑन। फिर एक आएगी टर्म ऐसे 20C16, ध्यान से 20C17, फिर 20C18
19, 20। तो बिल्कुल ध्यान से देखने की बात है। 20C 3 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी चलेगा, ठीक है। तो 20C 4 सही है, हाँ। 20C 5 सही है, हाँ। 6, 7, 8, 9, 10 सही है, हाँ। 11 यस, इससे तो छोटा है, लेकिन 20C 3 से तो बड़ा ही होगा ना भाई। जितना 20C 9 होगा उतना 11 होता है या नहीं, और 20C 9 तो 3 से बड़ा है, और दोनों सेम है, ऑब्वियसली सेम सेम सेम। कब तक सेम? 20C 17 तक। जैसे ही 20C 17 आया, दोनों क्या हो गए? सेम। बात समझ आ रही है क्या? 20C 17 कितना होता है? 20C 3। अब 20C 18 की अगर बात करूं तो वो 20C 3 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो किसके इक्वल है? 20C 2 के। एंड ऐसे ही 20C 19 और 20C 20 सिमिलरली। तो मैंने यहां से बोल दिया कि R शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 17। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन एंड इक्वल टू 17। 17 होगा तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, 3 होगा तब भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज उस बीच में हमेशा इससे बड़ा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें अभी बताया। क्लियर? सही है? ओके। कभी भी ऐसा इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना हो, अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये समझ तो आ गया होगा आई थिंक, ठीक है, इसे उतार लेना। अभी मैं दूसरा तरीका ही बता रहा हूं, इसको तो लिख लेना। अब देखो, मान लो आपको ये दिया गया है 20CR ग्रेटर देन 20C 3, तो कैसे करना है? तो सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन लिखो, नंबर 1, क्या R शुड बी ग्रेटर देन और 3, जो आपके दिमाग में आ रहा है सबसे पहले देखते ही, ठीक है। एंड नंबर 2 में आप इसको ऐसे लिखो 20C 20 माइनस R। NCR इक्वल टू क्या होता है? NC N माइनस R ना। तो एक बार तो ये फॉर्म और एक बार ये वाली फॉर्म लिखिए, इसके हिसाब से बताओ। अब इसके हिसाब से देखते ही लग रहा है कि 20 माइनस R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अब इसे सॉल्व करो, यहां पे आएगा 17, तो R क्या होना चाहिए? लेस देन एंड इक्वल टू 17। अब इन दोनों का क्या लें आप? इन दोनों का क्या? यूनियन। तो R बिलोंग्स टू क्या? सॉरी, इंटरसेक्शन लेना। R बिलोंग्स टू क्या? 3 to 17। इन दोनों का क्या लेना है आपको? केस 1 और केस 2 का इंटरसेक्शन। दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 17, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत फेस हो रही है। ओके, क्या कि एक बार तो डायरेक्ट और एक बार NC-N-R वाले फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व, ठीक है। तो गाइस मेरे ख्याल से समझ आया होगा आज का लेक्चर। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ तरीका सीखा, इस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा हमने, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कैसे खेलते हैं ये अभी हमने इस लेक्चर में सीखा है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही कुछ और बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड उनके सम एंड सीरीज देखेंगे। उनकी जो सीरीज है उसका सम कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।